चंद्रायन और आशिका के रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध पुस्तक है चांदायन, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद, और आशिका की रचना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आशिका लिखी। अमीर खुसरो आप जानते हैं, जिन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। और अमीर खुसरो का जन्म यूपी के कासगंज के पटियाली में हुआ था, और इन्होंने बहुत पुस्तक लिखी। उनमें से आशिका एक इनकी प्रसिद्ध रचना है अमीर खुसरो की। इसके अलावा तुगलकनामा जैसी पुस्तक भी लिखी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता था, और खड़ी बोली के प्रथम लेखक, प्रथम कवि या प्रथम जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद और आशिका के रचनाकार अमीर खुसरो, रट लीजिए। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं? विदर्भ, पहले तो आप जानिए विदर्भ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। ये महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर समूह है मार्कंडेश्वर, जिसे विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो एमपी में है, छतरपुर जिले में। और खजुराहो की अगर बात करें तो एमपी के छतरपुर जिले में चंदेल वंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है। और खजुराहो में बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि यूनेस्को के धरोहर में शामिल हैं, है ना। खजुराहो की जो नृत्य रथ मूर्तियां हैं अपने आप में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। खजुराहो छतरपुर एमपी में चंदेल वंश शासकों द्वारा बनवाया गया था, और विदर्भ का खजुराहो कहते हैं मार्कंडेश्वर को बेनगंगा नदी गढ़चिरौली में। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड कब प्रस्तुत किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड कब प्रस्तुत किया गया था? तो 16 अगस्त 1932, 1932, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय, इसमें क्या था कि जो अनुसूचित जातियां था, एससी को हिंदुओं से अलग मानते हुए उनको भी सेपरेट रिजर्वेशन, पृथक आरक्षण देने की मांग की थी, और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। अंततः पूना पैक्ट से गांधी और अम्बेडकर के बीच ये समाप्त हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को, पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच, उससे इस कम्युनल अवार्ड को समाप्त किया गया था। कम्युनल अवार्ड पास कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के लिए लगातार आप जुड़े रहेंगे। अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और निःशुल्क तैयारी यहाँ पर आपके हर एग्जाम की होगी। और ये जो तैयारी चल रही है आपकी पीसीएस प्री 12 जून को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। पीसीएस का प्री 12 जून को हो, चाहे उत्तराखंड पहले को, चाहे एमपी 24 वाला हो, या लोअर पीसीएस या ट्रिपल सी, किसी में भी ये क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही है, जो हर किसी एग्जाम में काम आने वाली है। कामेट और नंगा पर्वत स्थित है। कामेट पर्वत और नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो आप ये जानते हैं, जो कामेट पर्वत है, कामेट माउंटेन है, ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। कामेट गढ़वाल उत्तराखंड में, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। बेसिकली जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है जो पीओके है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती ग्रहण किया गया कश्मीर, जो भारतीय कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, वहां पर ये नंगा पर्वत स्थित है। कहते हैं ना हम कि नंगा से नामचा बरवा, नंगा पर्वत पीओके, और नामचा अरुणाचल में। तो भारत का जो दूरी होती है नंगा से नामचा पर्वत तक। अगला है स्वेज नहर। स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? तो आप सब जानते हैं, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को किसको जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में फ्रांस के द्वारा करवाया गया था। बाद में इस पर मिस्र ने एक अधिकार कर लिया, और अभी मिस्र के अधिकार में है। इसके जोड़ने से यूरोप और अमेरिका और भारत के व्यापार में तेजी आई, चूंकि रास्ता कम हो गई थी। स्वेज कैनाल सबसे बड़ी व्यापारिक कैनाल है, सबसे बड़े आपकी व्यापारिक कैनाल मानी जाती है। बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं? तो बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड जो है, उसको बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, क्योंकि हर वर्ष सवाना में आज बड़ी मात्रा में अवैध शिकार होता है, इसीलिए इसको बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में किसे जाना जाता है? वायु प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन होता है, उसके बायो इंडिकेटर के रूप में किसे जानते हैं? बायो इंडिकेटर के रूप में लाइकेन को जानते हैं। लाइकेन जैसे ही किसी मात्रा में एयर पोल्यूशन बढ़ता, वहाँ से लाइकेन समाप्त होना शुरू कर देते हैं। तो मतलब प्रकृति भी आपको सचेत करती है कि आप पोल्यूशन बढ़ाना छोड़ दीजिए, लेकिन मनुष्य मानता नहीं है ना। तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचन, जो एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर होता है, वो क्या होता है? लाइकेन होता है, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसका ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व क्यों है? तुलसी को हम कहते भी है ना मदर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम उसमें आया था कि किस पौधे को औषधि की जननी कहा जाता है?
किस पौधे को मदर ऑफ मेडिसिन कहते हैं? तो तुलसी के पौधे को औषधि की जननी कहा जाता है। और इसका औषधि महत्व क्यों है? चूंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो बहुत काम के, जैसे फिनॉल पाया जाता है, फ्लोनाइड पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड। मुख्य रूप से जो जो तत्व इसमें पाए जाते हैं, फिनॉल, फ्लेवोनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड आदि। और तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है ऑसीसम सेक्टम, ऑसीसम सेक्टम। और इसीलिए प्रत्येक भारतीय घरों में एक धार्मिक और एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व से तुलसी पौधा होता है, क्योंकि तुलसी में 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देने की, प्राणवायु देने की अद्भुत क्षमता होती है। और तुलसी स्फूर्तिदायक, ज्वरनाशक, कफ उत्सारक, बहुत से औषधीय गुण तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अनुपम सर जीएस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब में अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार देखते रहिए ऐसे शानदार वीडियोस। ये हम ब्रह्मास्त्र सीरीज कवर करा रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार पंचायती राज भारत में संवैधानिक रूप से लागू किया गया था, जो 11वीं अनुसूची के रूप में। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 2010 में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, कुल कितने विषय हैं? जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, 11 शेड्यूल, जिसका संबंध पंचायती राज से है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ी गई, उसमें कुल 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। वहाँ पंचायती राज का एक वीडियो बना है, उस वीडियो से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। 6वीं अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों पर लागू होते हैं? तो जो 6th शेड्यूल है, तो 6th शेड्यूल के प्रावधान किस में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो 6th शेड्यूल है संविधान में, 6वीं अनुसूची प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो लागू किया गया था 2005 में, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक, फाउंडर ऑफ नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ और इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने मिलकर के हठ योग की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ और इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने मिलकर हठ योग की स्थापना की थी। और यूपी में जो गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है, वो इसी संप्रदाय का मंदिर है। और माननीय जो मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी इसी संप्रदाय के आते हैं। राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है, उसे कब अपनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय पंचांग को हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। नेशनल कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया था, 22 मार्च 1957 को। और जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। शक संवत किसने चालू किया था? राजा कनिष्क ने चालू किया था, है ना, 78 AD में। तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत, जो कि 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। लगातार जुटे रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, और अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू जुटे रहिए और अंततः आपकी मेहनत सफलता आपको जरूर दिलाएगी। धन्यवाद।